मूवी की शुरुआत में हमें 1952 के ओलंपिक का सीन दिखाते हैं, जहां इंडियन फुटबॉल टीम का यूगोस्लाविया टीम से मैच हो रहा होता है, जिसमें इंडियन टीम 10-1 से मैच बड़ी बुरी तरह से हारती है, जो कि एक काफी शर्मनाक हार थी। और ये सब होता देख इंडियन फुटबॉल टीम के कोच सईद अब्दुल रहीम काफी नाखुश थे। आप सुनते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम की इतनी शर्मनाक हार की खबर, जिसके बाद सारी जनता भारतीय फुटबॉल टीम से खुश नहीं है और लोग उनकी काफी बेइज्जती कर रहे हैं। फिर अगले सीन में इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सारे मेंबर भारतीय फुटबॉल टीम की हार का सारा दोष कोच सईद रहीम को देते हैं। यहाँ तक कि फेडरेशन के मेंबर शुभांकर सईद रहीम को कोच के पद से हटाने को भी कह देते हैं, पर सईद रहीम शुभांकर की बात का करारा जवाब देकर कहते हैं कि अगर आप लोग भारत की हार की जिम्मेदारी मुझे दे रहे हो तो आगे से खिलाड़ी भी मेरे हिसाब से ही होंगे। ये कहकर सैयद रहीम वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल उस टाइम फुटबॉल में खिलाड़ियों को सिर्फ उनके राज्य के हिसाब से चुना जाता था, जो कि सईद रहीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सईद रहीम की इस बात में फेडरेशन के प्रेसिडेंट अंजन साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सईद जो भी कह रहा है फुटबॉल टीम के अच्छे के लिए कह रहा है। आप सईद रहीम हैदराबाद अपने घर जाते हैं, जहाँ में सईद की वाइफ सायरा रहीम को दिखाते हैं, जो कि एक हाउस वाइफ है। सईद के घर में उसकी दादी, एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें बेटे का नाम है शाहिद रहीम और उसको भी फुटबॉल खेलना पसंद है। सईद की बीवी सायरा या सईद को सिगरेट छोड़ने को बोलती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा ही सिगरेट पीते थे, पर सईद बोलता है कि सिगरेट छोड़ने में काफी ताकत लगती है, जो कि उसे अपनी टीम बनाने में लगानी है। थोड़ी देर बाद सईद को फोन आता है, जिसमें अंजन बाबू सईद को बोलते हैं कि फेडरेशन ने उनकी सारी बातें मान ली है और सईद को उसके हिसाब से टीम बनाने को कहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी सईद की होगी। तब सईद ये सब सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसको तो यही चाहिए था। अगले दिन सईद रहीम अपने एक साथी के साथ फुटबॉल की टीम बनाने के लिए निकल जाता है, जिसके लिए सबसे पहले सईद सिकंदराबाद जाते हैं, जहाँ पर वे तुलसीदास बलराम नाम के खिलाड़ी को चुनते हैं, जो कि गलियों में खेला करता था, पर उसमें स्किल काफी जबरदस्त थी। उसके बाद सईद कोलकाता जाकर वहाँ की स्टेट टीम का मैच देखते हैं, जिसमें से वह पीके मुखर्जी को चुनते हैं, जिसका गेम काफी अच्छा था, पर उसको थोड़ा फोकस की जरूरत थी। इसलिए सईद पीके मुखर्जी को फोकस में रहने को कहकर इंडियन फुटबॉल टीम के लिए चुन लेते हैं। ऐसे ही करके सईद रहीम इंडियन फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों को चुनते हैं, जो कि भारत के छोटे बड़े हर शहर से आए थे, जिसमें से कई प्लेयर तो काफी फेमस थे और कुछ गली मोहल्ले के फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन इन सब में फुटबॉल के प्रति जुनून और स्किल्स दोनों ही थी। अब सईद रहीम उनकी टीम के लिए गोलकीपर कोई लंबा आदमी चुनते हैं, जिसका नाम पीटर थंगराज होता है, क्योंकि लंबे होने से गोलकीपर की रीच बढ़ती है और वह फुटबॉल को आसानी से रोक सकता है। फिर सईद की टीम अब 1956 के ओलंपिक के लिए अच्छे से तैयार करती है और काफी मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली सईद रहीम की टीम ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाती है। अब ओलंपिक्स में जाने से पहले भारतीय टीम के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सारे बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर भारतीय फुटबॉल का हौसला बढ़ाने आए थे। तब हम वहाँ पर एक रॉय चौधरी नाम की जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो कि भारत का काफी बड़ा जर्नलिस्ट था और वह अपने शब्दों की मदद से सरकार गिराने तक का दम रखता था। यहाँ रॉय चौधरी हमेशा भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाफ नेगेटिव ही छापता था, जिससे उनके न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी बनी रहे। थोड़ी देर बाद रॉय चौधरी की सईद रहीम से बहस हो जाती है, क्योंकि रॉय भारत के खिलाड़ियों पर उंगली उठा रहा था। तब सईद रहीम मिस्टर रॉय की सबके सामने बेइज्जती करके वहाँ से चले जाते हैं, जो कि रॉय को अच्छा नहीं लगता। फिर भारतीय फुटबॉल टीम अब अपनी फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, जिसके बाद वह सब 1956 के ओलंपिक्स को खेलने के लिए निकल जाते हैं। फिर भारतीय टीम का सबसे पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मैच से पहले एक भारतीय प्लेयर से उसके शूज के लेसेस बांधने में हेल्प मांगता है, जिसके बाद वह अपने सभी साथियों के सामने भारत की बेइज्जती करके हंसने लगता है, जो कि भारतीय टीम और सईद रहीम देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच शुरू होता है, जिसमें पहला गोल भारत के खिलाड़ी करते हैं, जिसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि भारतीय टीम, जो कि काफी बेकार फुटबॉल खेलती है, उसने अपने पहले मैच के कुछ मिनटों में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी आसानी से गोल कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी फुटबॉल टीम है। अब ऐसे ही करके मैच आगे चलता रहता है, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम पर हावी होकर उसे करारी शिकस्त दे दी है, जिसमें भारत के खिलाड़ी नेविल डिसूजा ने गोल की हैट्रिक मारी थी, जिसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने बेइज्जती की थी। अब मैच के बाद की प्रेजेंटेशन में ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच बोलते हैं कि भारत ज्यादा अच्छी टीम नहीं है, वह तो बस आज उनका दिन नहीं था। यह सब कहकर ऑस्ट्रेलिया के कोच भारत के खिलाड़ियों की एक तरह से बेइज्जती कर रहे थे। तब सईद रहीम मीडिया के सामने ऑस्ट्रेलियन कोच को जवाब देकर कहते हैं कि मैच से पहले आपके एक प्लेयर ने हमारी टीम के एक प्लेयर की बेइज्जती की, जिसका जवाब हमने आपको फील्ड पर दे दिया, पर अब आप यही गलती दोबारा कर रहे हैं, तो सोचो आगे क्या हो सकता है। यह कहकर भारतीय टीम प्रेजेंटेशन से चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलियन कोच का सर शर्म से नीचे ही झुक जाता है। इसके बाद भारत ओलंपिक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन करके कई सारी टीमों को हराती है और ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पर आती है, जो कि भारतीय टीम का काफी अच्छा प्रदर्शन था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉय चौधरी फुटबॉल फेडरेशन के मेंबर शुभांकर से बात करके उसका माइंड वॉश करके कहता है कि सैयद रहीम को अच्छे से फुटबॉल की कोचिंग नहीं आती, क्योंकि जिस स्टेट में सबसे ज्यादा लोग हैं वहाँ का कोई प्लेयर भी फुटबॉल टीम में है ही नहीं। यह सब कहकर रॉय शुभांकर को अपनी तरफ करके उसको जल्दी फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाने को कहता है। इधर सईद रहीम के घर में उसका बेटा शाहिद भी अपने पापा को फुल टाइम फुटबॉल खेलने को कहता है, जबकि शाहिद की मम्मी चाहती थी कि शाहिद आईआईटी करे, जिससे शाहिद की उसकी माँ से अनबन हो जाती है। फिर सईद अपने बेटे को समझाकर कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ गलत नहीं कह रही है, पर सईद इनडायरेक्टली अपने बेटे को फुटबॉल खेलने में सपोर्ट करने को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शाहिद भी अपने पापा को साबित करने के लिए अच्छे से फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल स्टेट टीम में सेलेक्ट होकर स्टेट चैंपियन जीत जाता है, जिसके बाद शाहिद भी अब भारतीय फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो जाता है। फिर सईद रहीम अब भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों की जमकर ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि ओलंपिक दोबारा आने वाले थे, जिसके लिए सारे खिलाड़ी ग्राउंड में अपनी जी जान लगा देते हैं। सईद की भारतीय फुटबॉल टीम में
अब एक और नया खिलाड़ी आ गया था जिसका नाम जर्नैल सिंह होता है। जर्नैल सिंह एकदम तगड़ा आदमी था जो कि टीम में डिफेंस को संभालता था और सईद की टीम ट्रेनिंग के बाद ओलंपिक के लिए पूरी तैयार हो जाए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉय और शुभांकर आपस में बात कर रहे हैं। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि भारतीय टीम इस बार ओलंपिक के उस ग्रुप में है जिसमें वर्ल्ड की टॉप टीम है, मतलब कि भारतीय टीम का इस बार हारना तय है। यह सब कहकर रॉय शुभांकर के साथ सैयद को फेडरेशन से निकालने का प्लान बनाता है। फिर कुछ दिनों बाद 1960 में ओलंपिक शुरू होता है जिसमें भारत का सबसे पहला मैच फ्रांस से था जो कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम में से एक है। फुटबॉल मैच शुरू होते ही भारत फ्रांस को कड़ी टक्कर देता है और फ्रांस के खिलाफ एक गोल मार के बढ़त बना लेता है, जिसके बाद फ्रांस भारत के खिलाफ गोल करने की काफी कोशिश करता है पर भारत फ्रांस को अपने डिफेंस से रोकता रहता है और ग्राउंड पर बैठे सभी दर्शक अब हैरान थे कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम इंडिया के सामने गोल नहीं मार पा रही है। फ्रांस और भारत का मैच अब चलता रहता है जिसमें भारत फ्रांस से जीतने वाला था, पर एंड में फ्रांस भारत के खिलाफ एक गोल मार के मैच को ड्रॉ कर देता है। यह सब देखकर फुटबॉल मैच को देखने आए लोग भारत की फुटबॉल टीम के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के लिए गर्व की बात थी। अगले सीन में फुटबॉल फेडरेशन की दोबारा मीटिंग होती है जिसमें शुभांकर सईद रहीम को घेर लेते हैं क्योंकि भले ही भारत ने ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन किया हो पर भारत की फुटबॉल टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी, जिसका सारा इल्जाम शुभांकर सईद पर लगवाकर उसको भारतीय फुटबॉल कोच के पद से हटवाने के लिए वोटिंग करवा देते हैं, जिसमें लगभग फेडरेशन के सारे मेंबर सईद रहीम के खिलाफ वोट करते हैं और सईद को फेडरेशन से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है जो कि सईद रहीम को काफी बुरा लगता है। फिर मीटिंग से जाते हुए रॉय सईद को मिलकर कहता है कि कैसा लगा जब फेडरेशन ने तुम्हें लात मार के निकाल दिया, मतलब कि ये सब रॉय चौधरी ने शुभांकर के साथ मिलकर करवाया था। सईद रहीम को अब काफी खांसी होने लगती है तो वह डॉक्टर को दिखाता है और यहाँ सईद को पता चलता है कि उसको ज्यादा सिगरेट पीने के कारण लंग कैंसर हो गया है और उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर सईद टूट जाता है। फिर सईद अब अपनी वाइफ सायरा को उसके लंग कैंसर के बारे में बताता है जिससे सईद की वाइफ शॉक में पड़ जाती है। तब सईद अपनी बीवी को बोलता है कि मैं अपना आखिरी समय अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी बिताना चाहता हूँ। अब ऐसे ही करके दिन बीतते रहते हैं और सईद की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। सईद की वाइफ भी समझ गई थी कि सईद का घर में मन नहीं लग रहा है क्योंकि उनको तो फुटबॉल से प्यार था। जिसके बाद एक दिन सायरा सईद के पास आकर कहती है कि मैं आपको रोज ऐसे घुट घुट कर जीता नहीं देख सकती, आपको आपकी बीमारी ने नहीं बल्कि आपके सपने ने हराया है। आपका सपना है ना कि भारत की फुटबॉल टीम गोल्ड मेडल लाए, तो जाओ अपने सपने को पूरा करो, ना कि हमारे साथ अपने आखिरी के पल बिताओ क्योंकि आपकी खुशी में हमारी खुशी है। यह कहकर सायरा सईद को उनकी जिंदगी के आखिरी टाइम फुटबॉल को देने को कहती है ताकि सईद खुशी खुशी मर सके। अब अगले सीन में सईद फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं जो कि अब शुभांकर बाबू बन चुके थे। शुभांकर सईद को उसके ऑफिस के बाहर पूरा दिन वेट करवाते हैं और शाम को सईद को इग्नोर करके चले जाते हैं। तब सईद फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट अंजन से जाकर मिलते हैं और उन्हें अपनी सारी बात बताकर कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे भारतीय फुटबॉल टीम को कोच करके देश के लिए मेडल लाना है। फिर हम देखते हैं कि फुटबॉल फेडरेशन की मीटिंग होती है। अंजन फेडरेशन के प्रेसिडेंट से सईद को दोबारा फुटबॉल की कोचिंग देने को कहते हैं क्योंकि सईद की कोचिंग में इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था, पर शुभांकर बोलता है कि हमारे पास इंडिया का कोच है जो कि तपन घोष थे। अंजन फिर भी सईद की सारी अचीवमेंट गिनवाकर सईद को कोच बनवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तब शुभांकर मीटिंग के सारे मेंबर को बोलता है कि जो भी सईद को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच बनवाना चाहता है वह हाथ खड़ा करे, क्योंकि उसको पता था कि कोई भी हाथ खड़ा नहीं करेगा। तब जो प्रेजेंट फुटबॉल कोच था वह सबसे पहले हाथ खड़ा करता है, जिसके बाद सारे मेंबर एक एक करके हाथ खड़ा करते हैं क्योंकि सबको पता था कि चाहे कुछ भी हो सईद से बेस्ट फुटबॉल कोचिंग आज तक किसी ने भी नहीं की। और जब वह फेडरेशन से गया तो भारतीय फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद अब सईद रहीम को दोबारा भारतीय फुटबॉल कोच की पोजीशन मिल जाती है। अब रॉय चौधरी को जैसे ही बात पता चलती है तो वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से सईद को कोच से हटाया था। सईद रहीम अब अपनी टीम को दोबारा इकट्ठा करके उनको एशियन गेम्स की तैयारी करने को बोलता है क्योंकि 2 महीने में एशियन गेम्स आने वाले थे और उनके पास टाइम कम था। अब सईद के आने से भारतीय खिलाड़ी भी खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि सईद उन्हें मेडल लाने में मदद कर सकते हैं। फिर अगले दिन से भारतीय फुटबॉल प्लेयर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें भारतीय खिलाड़ी दिन रात एक करके 2 महीने तक लगातार जमकर ट्रेनिंग करते हैं और फिर सारे खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सईद रहीम अपनी टीम के साथ मीडिया वालों के सवालों का जवाब दे रहा है। तब रॉय चौधरी सईद को बोलता है कि भारतीय टीम एशियन गेम्स खेलने नहीं जा रही है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है। यह सुनकर सईद अब शुभांकर से अकेले में बात करके उनसे उनकी टीम का एशियन गेम्स न खेलने की वजह पूछता है। तब रॉय चौधरी आकर बोलता है कि भारत के पास इतना फंड है ही नहीं कि भारत के सारे खिलाड़ी हर खेलों में भाग ले पाए, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने फुटबॉल टीम का एशियन गेम्स में जाना कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको फुटबॉल गेम्स में कोई भी मेडल की उम्मीद नहीं है। सईद अब अपनी टीम को वेट करने को बोलकर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करने जाता है। फिर अगले सीन में सईद रहीम फाइनेंस मिनिस्टर से जाकर बात करते हैं और उन्हें गेम्स की अहमियत समझाकर कहते हैं कि जब सरकार पॉलिटिक्स में इतना पैसा लगा सकती है तो थोड़ा खिलाड़ियों पर भी लगाना चाहिए, वह सब तो देश का नाम रोशन करते हैं। जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर सईद की फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में भेजने के लिए मान जाते हैं, पर उनकी कुछ कंडीशन थी कि एशियन गेम्स में सिर्फ कुछ खिलाड़ी ही जा पाएंगे और उनको वहां पर अपने काम खुद करने पड़ेंगे क्योंकि सरकार के पास फंड कम है। सईद अब फाइनेंस मिनिस्टर की सारी बात मान लेता है ताकि उसकी टीम एशियन गेम्स में खेल पाए। फिर सईद भारतीय टीम को खुशखबरी देता है कि उनकी टीम एशियन गेम्स खेलने जा रही है।
पर सिर्फ 16 खिलाड़ी एशियन गेम्स खेलने जा पाएंगे, बाकी के खिलाड़ी यहीं रहेंगे। अब जो खिलाड़ी एशियन गेम्स खेलने नहीं जा रहे थे, उनमें से एक सईद रहीम का बेटा शाहिद भी होता है, जो कि दुखी होने के बजाय खुश था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पापा किसी भी खिलाड़ी का गलत नहीं करेंगे। यह कहकर वह अपने पापा को गले से लगा लेता है। भारतीय फुटबॉल टीम अब 1962 के एशियन गेम्स खेलने जाती है, जिसमें भारत का सबसे पहला मैच साउथ कोरिया से होता है, जो कि पिछली 2 बार की सिल्वर मेडलिस्ट टीम थी। अब भारत के साउथ कोरिया के मैच से पहले उनका गोलकीपर पीटर थंगराज पैर में चोट के कारण बाहर हो जाता है, जो कि टीम का एक मजबूत खिलाड़ी था। फिर थोड़ी देर बाद भारत और साउथ कोरिया का मैच शुरू होता है, जिसमें बीके बनर्जी फुटबॉल को लेकर साउथ कोरिया के गोल पोस्ट तक जाने लगता है, पर साउथ कोरिया का डिफेंस फुटबॉल छीन लेते हैं, क्योंकि उनका डिफेंस काफी अच्छा था। जिसके बाद साउथ कोरिया अपना पहला गोल कर देते हैं। अब ऐसे करके साउथ कोरिया के प्लेयर भारत के खिलाड़ियों को चकमा देकर एक के बाद एक गोल मारते जाते हैं, और भारत की टीम आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है कि तेरी वजह से गोल पड़ रहे हैं। जिसके बाद भारत पहले ही मैच में साउथ कोरिया से बड़ी बुरी तरह से हारता है। मैच के बाद रॉय चौधरी सईद को मिलकर कहता है कि कल आपका भारत का रिटर्न का टिकट तय हो जाएगा, क्योंकि भारत का कल थाईलैंड से मैच होना था, जिससे भारत एक बार पहले भी हार चुका है। तब सईद रहीम ड्रेसिंग रूम में जाकर भारत के खिलाड़ियों को मोटिवेट करके एकजुट होकर खेलने को कहते हैं, क्योंकि सईद को पता था कि भारत के खिलाड़ी अभी भी एशियन गेम्स जीत सकते हैं, बस टीम को थोड़ी यूनिटी और साहस की जरूरत है। अगले सीन में भारत और थाईलैंड का मैच शुरू होता है, जिसमें थाईलैंड शुरू से ही भारत पर अटैक करने लगता है, और थाईलैंड के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों को घायल करके गोल मारते हैं, पर भारत का गोलकीपर फुटबॉल रोक लेता है। जिसके बाद थाईलैंड की टीम दोबारा गोल के लिए आगे बढ़ती है, पर जर्नैल सिंह बॉल आगे जाने नहीं देता। तब थाईलैंड की टीम मैच के बीच में चुपके से जर्नैल सिंह को घायल करके एक गोल कर देते हैं, ताकि भारत की टीम डिफेंस न कर पाए और थाईलैंड टीम गोल करके मैच जीत जाए। अब जर्नैल सिंह के घायल होने के बाद सईद अपनी टीम को बोल देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जर्नैल सिंह की चोट का हिसाब चाहिए। जिसके बाद भारतीय टीम भी थाईलैंड के गेम का जवाब होने की तरह देकर अटैकिंग मोड में आ जाती है, और लगातार 4 गोल मारकर थाईलैंड को 4-1 से हरा देती है। मतलब कि भारतीय फुटबॉल टीम एशियन गेम्स से बाहर होने से बच गई और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जिसमें भारत का मुकाबला जापान से होने वाला था। भारत की फुटबॉल टीम इस शानदार जीत के बाद काफी खुश थी, और भारत के डिप्लोमेट मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इजराइल के बारे में बोल देते हैं, जिसको एशियन गेम्स में खेलने नहीं दिया गया। जिसके बाद इंडोनेशिया की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग भारतीय खिलाड़ियों से आक्रोश में आ जाते हैं। यहाँ सईद रहीम की हालत अब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, पर वे अपनी टीम से छुपाकर उनको एशियन गेम्स की स्ट्रेटेजी बताकर पूरा सपोर्ट करते हैं। अब भारत का मैच जापान से होता है, जिसको एशिया की सबसे फुर्तीली टीम कहा जाता है, पर भारत के खिलाड़ी जापान की फुर्ती का जवाब अपनी टीम वर्क से देते हैं, और जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं, जिसमें उनका मुकाबला वियतनाम से होने वाला था। अब कुछ दिनों बाद एशियन गेम्स का सेमीफाइनल आता है, जिसमें सईद भारत के खिलाड़ियों को उनकी गेम की स्ट्रेटेजी बताता है। तब खिलाड़ियों को सईद की हालत काफी खराब लग रही थी, क्योंकि वह बार बार खासे जा रहे थे, पर सईद खिलाड़ियों को सिर्फ गेम में फोकस रहने को बोलते हैं। और अब भारत और वियतनाम का मैच शुरू होता है, जिसमें भारत शुरू में ही वियतनाम से 2 गोल खाकर पीछे हो जाता है। फिर भारतीय टीम अपनी टीम वर्क से मैच को 2-2 से बराबर कर लेती है। तब लास्ट के कुछ मिनट बचते हैं, जिसमें भारत का एक खिलाड़ी फुटबॉल को वियतनाम की गोल पोस्ट पर ले जाता है, जहां पर वियतनाम की गलती से भारत को एक फ्री किक मिलती है। इसका फायदा उठाकर भारत एक और गोल मारता है, जिससे भारत वियतनाम को 3-2 से हरा देता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कमबैक था। यहाँ भारत अब वियतनाम को हराकर फाइनल में पहुंच गया था, जहां भारत का मुकाबला साउथ कोरिया से होने वाला था, जिससे वह पहले मैच में बड़ी बुरी तरह से हारे थे। फिर भारत की टीम अब फाइनल्स की स्ट्रेटेजी बनाकर पूरी तैयारियां करती है, जिसके बाद फाइनली एशियन गेम्स के फाइनल का दिन आता है, जहां भारतीय फुटबॉल टीम अपनी बस में ग्राउंड पर जा रही थी। तब इंडोनेशिया के लोग भारत की बस को रोककर उसमें पथराव करके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, क्योंकि भारत के डिप्लोमेट की मीडिया में बयान के कारण इंडोनेशिया के लोग भड़क गए थे। तब मिलिट्री को आकर भारत की टीम को भीड़ से निकालना पड़ता है। अब यहाँ भारत के फाइनल मैच से पहले पीके बनर्जी और नेविल डिसूजा को पता चल जाता है कि सईद रहीम को लंग कैंसर है, पर सईद उनको फाइनल मैच में फोकस करने को बोलते हैं। फिर सईद अब भारतीय टीम के पास आकर फाइनल स्पीच देते हैं कि आज वह दिन आ गया है जिसका हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और सबको आज एक होकर ऐसा खेलना है जैसा आपने अपनी जिंदगी में कभी ना खेला हो, और भले ही एक सबसे छोटा नंबर हो, पर आज हमारे लिए एक सबसे बड़ा नंबर होगा। ये कहकर सईद कहते हैं कि भले ही आप सभी 11 खिलाड़ी भारत के अलग अलग राज्य से होंगे, पर आज सबको ऐसा खेलना है कि आप सभी फील्ड पर एक लगो, और कल आपके अखबार में एक फोटो भारत के सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आए। इतना कहकर सईद अपने खिलाड़ियों को फाइनल खेलने के लिए भेज देते हैं। भारत की फुटबॉल टीम ग्राउंड पर उतरती है, तब ग्राउंड के सभी दर्शक भारत के विरोध में थे, और क्राउड के भारत के खिलाफ होने के कारण भारतीय टीम के लिए साउथ कोरिया से जीतना और भी मुश्किल हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद भारत और साउथ कोरिया के बीच फाइनल शुरू होता है, जिसमें साउथ कोरिया शुरू में ही भारत पर भारी पड़ जाती है, और सबसे पहले भारत के खिलाफ गोल करती है। तब भारत का एक एक खिलाड़ी अपनी जान लगा देता है, पर वे साउथ कोरिया के गोल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि साउथ कोरिया का डिफेंस काफी मजबूत था। फिर भी भारत के खिलाड़ी हार नहीं मानते और कोशिश करते रहते हैं, जिसमें काफी सारे भारत के खिलाड़ी घायल भी होते हैं, पर वे अपने देश की जीत के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद मैच पलटता है, और भारत की टीम भी साउथ कोरिया को टक्कर देकर लगातार 2 गोल मारती है। अब भारत साउथ कोरिया से आगे हो गई थी,
और लास्ट के कुछ मिनट बचे थे। तब साउथ कोरिया का खिलाड़ी भारत के गोल के पास पहुंचकर गोलकीपर को चकमा देकर किक मारता है, पर भारत का एक खिलाड़ी आकर गोल को बचा लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद फुटबॉल मैच की विसल बजती है और भारत की टीम साउथ कोरिया को हराकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत जाती है, जो कि सारे भारत के देशवासियों के लिए गर्व की बात थी। इसके बाद सारे खिलाड़ी आकर शहीद रहीम को गले से लगा लेते हैं और भारत का झंडा एशियन गेम्स में सबसे ऊपर फहराया जाता है। अब हमें मूवी में बताते हैं कि भारत के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के 9 महीने बाद शहीद रहीम का देहांत हो गया, जिसके बाद अब तक 64 साल हो गए और भारत फुटबॉल में कोई भी मेडल नहीं जीता। फिर लास्ट में हमें शहीद रहीम और कुछ खिलाड़ियों की फोटो दिखाई जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।